पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन हॉक ने मिस ली यूरी को हरा दिया होता है। उसके बाद मिस ली यूरी उससे पूछ रही होती है, क्या तुम भी यहाँ पे उस मैप के लिए आए हो। उसकी बातों को सुनकर जिन हॉक थोड़ा सोचने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मैं उस मैप के बारे में तो भूल ही गया था। फिर वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो अपने टाइगर को उनके ऊपर नज़र रखने के लिए वहाँ पे छोड़ देता है और उसको वहाँ पे गार्ड करने का कहते हुए वहाँ से चले जाता है। फिर वो आगे जाते हुए उस बिल्डिंग की अगली फ्लोर पर जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, अब वक्त है जब मैं इस टावर की सबसे ताकतवर स्किल में से एक को हासिल कर लूँ। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनियो को उस म्यूजियम के अगले फ्लोर पर आ चुका होता है। वहाँ पर बहुत सारे सामान रखे होते हैं या बहुत सारे आर्टिफैक्ट भी रखे होते हैं। वहाँ पर वो दादाजी भी होते हैं जो कि जिनियो के बगल में खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ली यूरी को हुआ क्या, आखिर उसने इसको यहाँ पे कैसे आने दिया। और वो अपने बगल में जिनियो को खड़े देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ली यूरी इतनी ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी ये बंदा आसानी से यहाँ पे कैसे आ गया। फिर वो दादाजी मन में सोचते हुए बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये यहाँ पे आया है तो ज़रूरी ली यूरी ने इसको रोका होगा। ली यूरी ऐसे ही किसी को भी यहाँ पे नहीं आने देगी, ज़रूरी इसने उसको हराया है। और अगर ये ली यूरी को हरा सकता है तो ये भी एक पावरफुल प्लेयर ही है। वो दोनों अभी तक साथ में इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उनके सामने एक बैरियर लगा होता है जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पे जिन हॉक उस दादाजी से पूछने लग जाता है, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। मुझे लगता है ये फर्स्ट स्टार रैंक बैरियर है। उसकी बातों को सुनकर दादाजी बोल रहे होते हैं, लगता है तुम्हें इन सब के बारे में बहुत कुछ पता है। फिर वो दादाजी जाके उस बैरियर को टच करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं, मैंने इस तरह का बैरियर कभी नहीं देखा। ये बैरियर दिखने में जितना ज़्यादा सिंपल लगता है ये उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। ना तो इस पर फिजिकल और ना ही कोई मैजिकल अटैक वर्क करता है। आखिर इस बैरियर को लगाया किसने यहाँ पे, और हम इससे तोड़कर अंदर कैसे जाएंगे। उसकी बातों को सुनकर जिन हॉक भी उस बैरियर को छूने लग जाता है और वहाँ पे टच करके अपनी एनर्जी से उस बैरियर को फिल करना शुरू कर देता है। और मन में बोल रहा होता है, मुझे इसके अंदर के बह रहे मानव के स्पॉट्स को ढूंढना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा किसे कैसे तोड़ना है। और जैसे ही वो उस बैरियर के अंदर अपनी एनर्जी से बह रहे माना को महसूस करता है, उसे वहाँ पे कॉर्पो लिखा हुआ दिखता है। उसको देखने के बाद बोल रहा होता है, तो ये इस तरह रूटेगा। फिर वो दादाजी से बोलने लग जाता है, इस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता है, इसे खोलने का तरीका है, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो उसकी बातों को सुनकर वो दादाजी बोल रहे होते हैं, आखिर तुम्हें मेरी मदद की कैसे ज़रूरत पड़ गई। फिर वो जिन हॉक बोल रहा होता है, इसको करने के लिए सिर्फ हमें एक कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। तो दादाजी फिर उससे पूछ रहे होते हैं, आखिर किस तरह की कंडीशन। फिर जिन हॉक उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी मैजिक फ्लेम से इसके ऊपर लगातार अटैक करना होगा, जिसकी वजह से ये थोड़ी देर के लिए कमज़ोर हो जाएगा और फिर मैं इसके पार जा सकता हूँ। और अगर तुम अपनी फ्लेम्स को इस पर कास्ट करना बंद कर दोगे तो ये बैरियर उसी टाइम वापस बंद भी हो जाएगा। उसकी बात को सुनकर दादाजी उससे बोल रहे होते हैं, तो क्या इसमें सिर्फ हम में से कोई एक जा सकता है, तो फिर तुम ये काम क्यों नहीं कर लेते हो, मैं अंदर जाके वो सामान को ले आता हूँ। तो उसकी बातों को सुनकर जिन हॉक बोलने लग जाता है, नहीं ऐसा नहीं है, देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे अटैक इतने पावरफुल है जो कि इस बैरियर को ज़्यादा देर तक खोल के रख सकते हैं। तो उसकी बातों को सुनकर वो दादाजी बोल रहे होते हैं, तो आखिर कब तक मुझे इस बैरियर के ऊपर अपनी मैजिक फ्लेम्स को कास्ट करना पड़ेगा। तो वो जिन हॉक फिर बोलने लग जाता है, जब तक मैं इसके अंदर से बाहर नहीं आ जाता। तो उसकी बातों सुनकर वो दादाजी चिढ़ जाते हैं। उसको बोल रहे होते हैं, तो तुम्हारा कहने का मतलब है तुम इसके अंदर जाओगे और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे गार्ड बनकर तुम्हारी पहरेदारी करूँगा और तुम्हारे लिए उस बैरियर को तब तक खुला रखूँगा जब तक तुम बाहर नहीं आ जाते। तो जिन हॉक उस दादाजी को समझाने लग जाता है और बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा ही मैजिक है जो इतना ज़्यादा पावरफुल है और वो इस बैरियर को सिर्फ कुछ टाइम के लिए वीक कर सकता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और अगर उसमें तुम लगातार इसके ऊपर अगर फ्लेम कास्ट नहीं करते रहोगे तो ये तुरंत ही बंद हो जाएगा। तो हम में से किसी एक के पास भी मौका नहीं होगा कि वो उसके अंदर जा पाए। इसलिए तुम्हारे पास मुझ पर भरोसा करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अगर हम इस तरह मिलकर काम नहीं करेंगे तो यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाएगी और भी प्लेयर्स यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे, फिर हमारे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमें जो भी करना है अभी जल्दी करना होगा। और वैसे भी अगर तुम्हें वो मैप चाहिए तो मैं तुम्हें वो आसानी से दे दूंगा क्योंकि मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। फिर वो दादाजी जिन हॉक की बातों को सुनकर मन में सोचने लग जाते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं कि सारी मेहनत मैं करूँगा, फिर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है कि मुझे आखिरी में कुछ नहीं मिलेगा। वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ यही हो सकती है कि मुझे कुछ हासिल ना हो, फिर भी इसमें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। फिर वो दादाजी जिन हॉक से मुस्कुराते हुए बोल रहे होते हैं, तो क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम वो मैप मुझे दे दोगे। जिन हॉक भी वो दादाजी को स्माइल करते हुए देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं तुम जैसे हाई रैंकर मैजिक यूज़र को अपना दुश्मन तो नहीं बनाना चाहूँगा। फिर हमें वो दादाजी को दिखाते हैं जो कि जिन हॉक को देखते हुए बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं और मन में बोल रहे होते हैं, आखिर मैं इस चीज़ के बारे में जितना भी सोच लूँ मुझे और कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। वैसे इसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, तो चलो इस पर ही भरोसा करके देख लेते हैं। फिर वो दादाजी जिन हॉक से बोल रहे होते हैं, तो ठीक है, मैं इस बार तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम मुझे धोखा मत देना। उसकी बातों को सुनकर जिन हॉक उस दादाजी से बोल रहा होता है, तो ठीक है, ये काम मैं आपके हवाले करता हूँ। तो वो दादाजी बोल रहे होता है, ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने हाथ में फ्लेम्स को कास्ट करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वो अपनी फ्लेम्स से उस बैरियर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बह रही होती है और उसके साथ साथ वो दादाजी की फ्लेम्स भी बह रही होती हैं। फिर हमें जिन हॉक को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे उन बैरियर को कमज़ोर होता हुआ देखकर बोल रहा होता है अभी, और ऐसा कहते हुए वो उस बैरियर से जो उसे टकराते हुए उसके आर पार चला जाता है। और उस बैरियर से निकलते वक्त उसके शरीर पे भी थोड़ी बहुत फ्लेम्स लगी होती हैं, पर वो दादाजी की पूरी तरह कंट्रोल में होती, तो इसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर वहाँ पे वो दादाजी उससे चिल्ला के बोल रहे होते हैं, आप जल्दी करो, ये बैरियर बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैं इसे ज़्यादा देर तक खुला नहीं रख सकता। तो जिन हॉक उसे बोल रहा होता है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, और ऐसा कहते हुए वो दादाजी की तरफ अपना हाथ हिला रहा होता है। फिर वो मन में सोचने लग जाता है, वैसे भी मैं यहाँ पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, लेकिन सिर्फ अपने लिए। और ऐसा कहते हुए जिन हॉक ईवल स्माइल दे रहा होता है।
फिर वहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट को दिखाते हैं जो कि उस जगह पे होते हैं, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा कीमती लग रहे होते हैं और पुराने होते हैं। उन ट्रेजर्स को देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे कि उन्हें अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। जब जिनियोक वहाँ पे उन सब ट्रेजर्स को देखता है तो वो बोल रहा होता है, यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे आया है सिवाय एक चीज़ के। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पे एक आर्टिफैक्ट की तरफ देख रहा होता है जो कि अब वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि उसे वहाँ पे किसी ने ले लिया होता है। उसको देखकर वो बोल रहा होता है, मुझे लगा ही था कि वो यहाँ पे ज़रूर आएगा और उसी ने ये सब किया होगा। फिर हमें वहाँ पे सिस्टम विंडो को बताते हैं जो कि वहाँ पे रखे उस आर्टिफैक्ट के बारे में बता देता है जो कि वहाँ से ले जाया जा चुका है। और वो सिस्टम विंडो में वहाँ पे उसकी जानकारी में लिखा होता है कि ये एक आयरन स्वॉर्ड है जिसके ऊपर क्विनलैंग इंक्रिप्टेड है। फिर जिनियोक अपने मेमोरीज में किसी को याद करते हुए बोल रहा होता है, लगता है वो अपना काम जल्दी ही यहाँ से निपटा के चले गया मेरे आने से पहले, तो मुझे उससे आज भी मिलने का मौका नहीं मिला। और वो सोचने लग जाता है शायद उसी ने ये बैरियर भी लगाया होगा ताकि हमारी मुसीबतें और बढ़ा सकें। वो अभी भी पहले की तरह ही है। और ऐसा कहते हुए जब वो उस बंदे के बारे में सोच रहा होता है तब वो बोल रहा होता है, माना कि तुम्हें भी इस टावर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन तुम्हारी आदत अभी भी बेकार है। तुम वाकई रिस्क को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते हो। देखा जाए तो लोग यहाँ नीचे एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि वो सामान को ले सकें, और तुम चुपचाप आके यहाँ पे अपनी चीज़ को लेकर चले भी गए। तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। लेकिन सही बात बताऊँ, लेकिन तुम्हें भी बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता है जो तुम यहाँ पर छोड़ गए। और ऐसा कहते हुए जिनियोक वहाँ पे और भी ज़्यादा आर्टिफैक्ट को ढूंढने लग जाता है और एक एक करके गिनना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, ये भी यहीं पे, ये भी यहीं पे, तुम तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ गए। और फिर जिनियोक मन में सोचने लग जाता है कि तुम जो भी चीज़ यहाँ से लेके गए हो ना, वो सिर्फ एक सेकंड रेट की रिलिक्स है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आगे के फ्लोर्स पे उस चीज़ को आसानी से हासिल किया जा सकता है। फिर वो वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट को देख रहा होता है। वो एक तरह के कोई पुराने कॉइन्स होते हैं जो कि वहाँ पे रखे होते हैं। फिर उनके बारे में सिस्टम जानकारी देते हुए बता रहा होता है कि सोंग पियोंग टोंगबू है, जो कि कोसोन डायनेस्टी के कॉइन्स हैं। फिर जिनियोक जब उन कॉइन्स को देखता है तो मन में सोचने लग जाता है, मेरी सबसे खास एबिलिटी और उसका लास्ट हिस्सा यहीं पे है। फिर वो उन कॉइन्स को उठा लेता है और बोल रहा होता है, यही तो वो चीज़ है जो मुझे सबसे पावरफुल बनाती है इस गेम ऑफ ट्रायल्स में, और जिसी की वजह से मैं इस गेम को 11 साल तक खेलता आया, क्योंकि मैं दूसरे प्लेयर से काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। और ऐसा कहते हुए वो अपने हाथ में उन कॉइन्स को ले लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इस टावर ऑफ ट्रायल्स में आपको स्किल्स कई तरह से मिल सकती हैं। कई बार वो आपके अंदर खुद जागती हैं और कई बार आपको उन्हें खुद बनाना पड़ता है, और ये स्किल वही है जो मैंने खुद बनाई है। और इस टावर ऑफ ट्रायल्स की उस पहेली का ये आखिरी हिस्सा है जो कि उस स्किल्स को बना सकता है। फिर जिनियोक वहाँ पे अपने पास से उन सारे सामान को इकट्ठा कर लेता है जिससे वो अपनी स्किल को बना सकता है, और उनको अपने सामने देखकर बोल रहा होता है, तो अब चलो शुरू करते हैं। फिर हमें वहाँ पे उन चीज़ों को दिखाया जाता है जिनको जिनियोक इस्तेमाल कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, केरमोलियन प्रीशन फेयर वर्क और राइट आई ऑफ द तुतुकुमान, ये दोनों ही मेरे पास हैं, और यही दोनों वो चीज़ें जो कि मुझे सबसे पावरफुल स्किल को हासिल करने में मदद करेंगे। और ऐसा कहते हुए वो उन दोनों रिलीक्स को आपस में रख देता है, और ऐसा कहते हुए वो उन दोनों रिलीक्स को जोड़ने लग जाता है। उनको बोल रहा होता है कॉम्बाइन। और जब वो ऐसा कहता है तो वो रिलीक्स दोनों ही आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं और उनके पास से बहुत ज़्यादा एनर्जी बहना शुरू हो जाती है। उसके ऊपर हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जो कि बोल रहा होता है, ये दोनों रिलीक्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। फिर जिनियोक उस मैसेज को देखने के बाद बोल रहा होता है, टावर ऑफ ट्रायल्स में ये मैसेज तभी दिखाया जाता है जब दो चीज़ें आपस में इतनी परफेक्टली बैठ जाए कि उनको मिलाने पर कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सकती है। लेकिन बहुत से प्लेयर्स फिर भी इसके आगे की प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। उनके सामने भले ही ये मैसेज आ जाए, लेकिन वो दो चीज़ कभी भी कॉम्बाइन नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें इस मैसेज का असली पर्पस समझ में ही नहीं आता है। आखिर ये मैसेज सिर्फ उन्हें ये नहीं बताता है कि दोनों रिलीक्स एक दूसरे के साथ मिलने के लिए तैयार हैं, और उसी वक्त ये मैसेज ये भी बताता है कि यही वो वक्त है जब तुम्हें वो कीमत चुकानी होगी अगर तुम्हें इन दोनों चीज़ को मिलाना है। तो इस मैसेज के असली मीनिंग को बहुत कम प्लेयर्स ही समझ पाए, इसीलिए टावर ऑफ ट्रायल्स में आज तक ज़्यादातर चीज़ें बनाई नहीं गई हैं। फिर वो वहाँ पे उन कॉइन्स को उन टैबलेट्स के ऊपर डालना शुरू कर देता है जिनको वो कॉम्बाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर वो जैसे ही वो कॉइन्स गिरते हैं, वहाँ पर एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि ये तीनों रिलीक्स आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। और उस मैसेज के आने के बाद जिनों के सामने जो रिलीक्स रखे होते हैं उनमें से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। फिर हमें वहाँ पे एक और सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, तुमने सक्सेसफुली उन रिलीक्स को कॉम्बाइन कर लिया है जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, फिर भी वो एक दूसरे की पावर के साथ काफ़ी अच्छे से कॉम्बाइन हो सकते हैं। फिर हमें जिनियोक को दिखाया जाता है जो कि उन चीज़ों को वहाँ पे फॉर्म होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर उसके सामने एक और विंडो आती है जिसमें लिखा होता है, द आई ऑफ द ट्रूथ, तुमने इस SS रैंक के रिलीक्स को हासिल कर लिया है। फिर हमें उस रिलीक्स को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे फॉर्म हो चुका होता है। फिर हमें उसके बारे में सिस्टम जानकारी देते हुए बता रहा होता है, द आई ऑफ द ट्रूथ रैंक SS। फिर वो सिस्टम उसकी डिटेल्स के बारे में बता रहा होता है। इसकी मदद से तुम दिन में 3 बार इसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी स्टेटस विंडो को देख सकते हो, और तुम ये भी पता कर सकते हो कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। फिर जिनियोक जैसे ही उस रिलीक्स को या द आई ऑफ द ट्रूथ को अपने हाथ में लेता है, वो बोल रहा होता है, ये आई ऑफ द ट्रूथ इस टावर की उन 5 सबसे ग्रेट आई में से एक है जो कि इस टावर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और ये उन खास चीज़ों में से एक है जो कि मेरी अभी तक की गेमिंग करियर में मुझे इस टावर ऑफ ट्रायल्स में अलग बनाते आई हैं। पर ये अकेला वो रीज़न नहीं है जिसके लिए मैं इस म्यूज़ियम में आया था।
फिर वो वहाँ पे उसके सामने एक और सिस्टम विंडो आती है जिसमें उसके पास एक हिडन क्वेस्ट होता है, जिसको देखकर वो बोल रहा होता है असल चीज़ तो ये है। फिर हमें उस हिडन क्वेस्ट की डिटेल्स बता रहे होते हैं और उसमें बोल रहा होता है कि तुमने सक्सेसफुली 3 रिलिक्स को कंबाइन किया है जिसकी रैंक बी रैंक्स और उससे भी कम की थी, लेकिन फिर भी तुमने उससे एक एस रैंक का हायर रिलिक्स बना लिया है। तुमने इस हिडन क्वेस्ट की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है। और इससे कहते हुए हमें जिनियो को दिखाते हैं जिसके आसपास की स्पेस बदलना शुरू हो जाती है और देखते देखते उसके आसपास एक अलग ही स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाती है। फिर जिनियो को उन सब चीज़ों को देखते हुए बोल रहा होता है, फिर जिनियो को उन सब चीज़ों को देखते हुए मन में बोलने लग जाता है, अगर आप किसी की स्किल्स को कॉपी कर सकते हो और उसे स्टोर कर सकते हो और इस दुनिया में जितनी भी एबिलिटीज़ हैं अगर उन्हें आप अपना बना सकते हो तो ये सबसे खतरनाक स्किल में से एक होता है। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं होता है आपको दूसरों से पावरफुल बनने के लिए। अगर आप उन स्किल्स को मिलाकर और भी खतरनाक स्किल बना सकते हो तो यही सबसे वो खास हथियार होता है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और फिर वो बोल रहा होता है इस टावर ऑफ ट्रायल्स में मेरे सबसे खतरनाक बनने का कारण यही है कि मेरे पास अभी तक ही स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है और यही वो हथियार है जो कि मैं टावर ऑफ ट्रायल्स में अब तक इस्तेमाल करता आया हूँ ताकतवर बनने के लिए। और इस बार भी ये मुझे इस टावर ऑफ ट्रायल्स में सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा रोशनी को दिखाई दे रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि जिनियो उसके आसपास की स्पेस बदलकर एक तरह की लाइब्रेरी में बदल चुकी होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। फिर हमें वहाँ पे एक सिस्टम विंडो दिखाते हैं जो कि बोल रही होती हैं तुमने द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड को क्रिएट कर लिया है, अब तुम यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को स्टोर कर सकते हो। और फिर हमें वहाँ पर एक और सिस्टम विंडो को दिखाते हैं जो कि उसे बोल रहा होता है तुमने एक नई एबिलिटी को भी हासिल कर लिया है फ्यूज़न, इससे तुम किसी से भी जुड़ सकते हो। फिर हमें उस फ्यूजन स्किल का डिटेल बताते हुए बोल रहे होते हैं कि ये स्किल की डिफ़िकल्टी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसमें इमेजरेबल ओवरलिंक की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर हमें उसकी डिटेल में समझा रहे होते हैं कि जब भी तुम किसी की भी स्किल को कॉपी करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें स्पेसिफिक टास्क दिए जाएंगे, उन्हें कंप्लीट करने पर तुम उनकी स्किल्स को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में क्रिएट कर सकते हो और उन्हें फ्यूज़ करके किसी और स्किल के साथ मिलाकर अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इस फ्यूज़न की कोई भी लिमिट नहीं है, इन स्किल्स को फ्यूज़ करके हाई डायमेंशन स्किल्स को भी क्रिएट किया जा सकता है। फिर हमें जिनियो को दिखाते हैं जो कि उस मैसेज को सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा होता है क्योंकि उसके सामने एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है अगर तुम इस काम को करने में फेल होते हो, अगर तुम किसी भी स्किल्स को कॉपी करने की कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाते हो तो चीज़ें बहुत हद तक तुम्हारे लिए बदल जाएंगी और उनका नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जब जिनियो उन सिस्टम विंडोज़ को देख रहा होता है तब वहाँ पे वो दादाजी जो कि अभी उस बैरियर को कमज़ोर करने में लगे होते हैं वो उससे बोल रहे होते हैं आखिर और तुम्हें कितना टाइम लगने वाला है, तुम वहाँ पे खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी वहाँ से बाहर निकलो, मैं और देर तक इस बैरियर को कमज़ोर करके नहीं रख सकता हूँ। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जल्दी करो, जल्दी से वहाँ से बाहर निकलो, मैं और देर तक इसे नहीं संभाल सकता हूँ। और ऐसा कहते हुए हमें उस दादाजी को दिखा रहे होते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फिर उनको देखकर जिनियो मन में सोचने लग जाता है। फिर जिनियो बोल रहा होता है चलो देखते हैं इस ओल्ड मैन की एबिलिटी को कॉपी करने में मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। फिर जिनियो आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करते हुए वो दादाजी को देखने लग जाता है और जिसकी वजह से जब वो दादाजी को देखता है तो उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है जिसमें लिखा होता है कॉपी कंडीशन। मिंग जोंग हमेशा अपने चेहरे पर एक नकली फीलिंग्स का मास्क लगाए रखता है, अगर तुम उस मास्क को निकाल दोगे और उसे अपनी असली फीलिंग्स को दिखाने में मदद करोगे तो तुम उसकी स्किल्स को कॉपी कर सकते हो। फिर जिनियो उस मैसेज को पढ़ने के बाद सोचने लग जाता है टावर ऑफ ट्रायल्स में मैंने कभी भी इस तरह की कोई कंडीशन नहीं देखी है, देखा जाए तो मैं वहाँ पे किसी की भी स्किल्स को आसानी से कॉपी कर सकता था, इसलिए मुझे इस बारे में लेकर थोड़ी सी चिंता थी। लेकिन अब जब ये इतनी आसान है तो मुझे नहीं लगता अब मुझे इस दुनिया में कोई रोक पाएगा। फिर जिनियो को सिस्टम विंडो से बोलने लग जाता है तो मुझे सिर्फ इसे इतना गुस्सा दिलाना है कि अपनी असली फीलिंग्स को दिखा दें, यह तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। और ऐसा कहते हुए जिनियो को अपनी सिस्टम विंडो को देखकर हंस रहा होता है।